सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रेनिंग और प्रूनिंग सिस्टम के बारे में। तो आई होप आपको जो सेशन मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जो भी आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ। इससे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि अगर जो भी बच्चा नया है वो अगर इस क्लास को इस क्लास से देख रहा है तो बेटा हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कोर्स है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ, जिसमें आपके हॉर्टिकल्चर इट्स डेफिनेशन एंड ब्रांचेस ये वाला पोर्शन हमारा कवर अप हो चुका है। इसके साथ साथ ही हम क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं, हॉर्टिकल्चरल और बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी हम खत्म कर चुके हैं, और उसके बाद जो क्लाइमेट और सॉइल है ये भी हमने कर लिया है। फिर हमने लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप भी नए हैं चैनल में तो अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इन टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं हमारे इसी चैनल के थ्रू, ठीक है। अब आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, जिसमें मैं आपको आज ट्रेनिंग सिस्टम कंप्लीट कराऊंगी कि ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है। प्रूनिंग हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज हम जानेंगे कि ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले बेस क्लियर करवाती हूं कि अच्छा, टॉपिक अगर ट्रेनिंग के बारे में है तो आपको पौधे का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको वो सारी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए जो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाली है, जो ट्रेनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है बच्चे। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, पहले हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। ट्रेनिंग पढ़ने से पहले या ट्रेनिंग जानने से पहले मैं आपको टर्म्स, ये 4 टर्मिनोलॉजी आपको पहले पता होनी चाहिए अगर आप ट्रेनिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जान लेते हैं क्या होता है। देखो यहां पे आपको पौधा दिख रहा होगा, ठीक है, ये पौधा है, ये आपको पौधा दिख रहा है, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है बेटा, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को नॉर्मली देखो, अगर आपने जितना भी अपनी +2 लेवल पर तक पढ़ा है तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो ये ट्रंक है ट्री का, ये मुख्य तना है एक पेड़ का। आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो ना स्ट्रक्चर को, आप इस स्ट्रक्चर को बोलते हो कि ये जो मैंने रेड लाइन की है, जो ये रेड लाइन मैंने दी है, आप ये बोलते हो कि ये एक मुख्य तना है ट्री का, ये मुख्य तना है एक पौधे का, ये मुख्य तना है या ट्रंक है। बट अगर आप साइंटिफिकली चीजें देखते हैं बेटा, तो ये मेरे पास एक ट्री है, मान लो मेरे पास ये एक ट्री है, ठीक है। यहां तक का स्ट्रक्चर जब पौधे में या प्लांट में या ट्री में जब एक पेड़ में पहली ब्रांच आती है बेटा, जब एक पौधे में पहली ब्रांच आती है तब तक के डिस्टेंस को ट्रंक बोला जाता है, ट्रंक या मुख्य तना कहा जाता है, ठीक है बेटा। हमने ट्रंक टर्म सुनी होती है ना, हम बोलते हैं यार ट्री का ट्रंक है, ठीक है। यहां पे अगर मैं बोलूंगी तो भी मैं बोलूंगी ट्री का ट्रंक है, यहां पे मैं बोलूंगी तब भी मैं ट्री का ट्रंक बोलूंगी। इन जनरल हम बात करते हैं, नॉर्मली अगर हम लेमन भाषा में बात करते हैं, अगर मान लो मेरे सामने एक पौधा है, मेरे सामने एक ट्री है, मेरे सामने एक पेड़ है, तो मैं बोलूंगी यार इस पौधे का मुख्य तना तो वो है, इस पौधे का मुख्य तना ये है। बट अब हम साइंटिफिकली बात करने वाले हैं, हम स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो हमें बेटा साइंटिफिकली भी चीजें पता होनी चाहिए जरूर। मतलब देखो, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीजें पता होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको साइंटिफिकली भी चीजें
चीजें पता होनी चाहिए ना, फिर आप में और जिसने एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं की है तो उनमें क्या फर्क रह जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूं। एक अगर आपका ट्री है, इन जनरल हम बोल देते हैं कि यार ये पूरा ट्री ट्रंक है, ठीक है, पर जो ट्री ट्रंक होता है ऐसे, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जो ट्री ट्रंक होता है एक पौधे का बेटा, जो एक पौधे का ट्री ट्रंक होता है वो इतना पोर्शन होता है, वो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन होता है। जब तक एक पेड़ में शाखा ना बन जाए, जब तक एक ट्री में ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग जब शुरू होगी, यहां से ब्रांचिंग हो रही है तो इतना पोर्शन ग्राउंड लेवल से, इतना पोर्शन जब एक ब्रांच निकल रही है उसको बोला जाता है एक पेड़ का ट्रंक, उसको बोला जाता है ट्री का ट्रंक, उसको तना कहा जाता है। आई होप आपको ट्रंक समझ आ गया होगा कि ट्रंक हम किसको बोलते हैं। ट्रंक हमने बोला ऐसा पोर्शन जो ग्राउंड लेवल से आपका वहां तक है जहां से एक शाखा, जहां से पहली शाखा ट्री की बन रही है, जहां से पेड़ की पहली ब्रांच अराइज हो रही है। आई होप बच्चे आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब जानते हैं कि हेड क्या होता है। हेड आपको नाम से भी पता चलता है कि सिर, हेड का मतलब होता है सिर। अगर मैं बोलूंगी कि ये मेरा हेड है तो मेरा सर है, तो इस तरीके से पौधे का भी सर होता है, पौधे का भी हेड होता है। जो ट्रंक से ऊपर वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन हमारा ट्रंक था, यहां से लेके यहां तक का स्ट्रक्चर हमने बच्चे ट्रंक बोला था। यहां से यहां जितना भी पौधा ऊपर को ग्रो कर रहा है, ट्रंक से लेके ऊपर तक जितना भी पौधा ग्रो कर रहा है उसको हम हेड बोल देते हैं, उसको हम हेड या लीडर कहते हैं, हेड या लीडर कहा जाता है उसको। आई होप आपको दो टर्मिनोलॉजी बच्चे समझ आ गई होगी कि ट्रंक का क्या मतलब होता है और हेड और लीडर, कि एक पौधे का सिर, एक पौधे का हेड या लीडर किसको कहा जाता है। तीन टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी जिसमें मैंने आपको बताया कि एक ट्री का ट्रंक होगा जहां तक से ग्राउंड लेवल से उस लेवल तक जहां पे वहां से एक ब्रांच शुरू होने जाएगी, उसको बोला जाएगा ट्रंक। ट्रंक के ऊपर का जितना भी हिस्सा है बच्चे उसको हेड या लीडर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं आगे हमारी दो टर्मिनोलॉजी, क्रॉच एंगल पे और स्कैफोल्ड ब्रांचेस पे। अब देखो इनका मतलब समझते हैं, क्योंकि ये आगे आपके पास आने वाला है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये पौधा है, ठीक है, मान लो मेरे पास ये पौधा है, ठीक। अब ये मेरे पास पौधा है, यहां से इसकी ब्रांचेस निकली हैं इस तरीके से, देखो ये ब्रांचेस निकल रही हैं पौधे की, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। मैंने बोला यहां से लेके यहां तक का पोर्शन हमने ट्रंक बोला, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन मैंने बोला ट्रंक। मैंने ये भी बोला कि इस पोर्शन के ऊपर जितना भी पोर्शन होगा आपका ट्री का उसको हेड या लीडर कहा जाएगा, उसको हेड या लीडर कहा जाएगा। ये भी बात हमारी क्लियर हो गई थी। अब देखो बच्चे, अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब ये हमारी मेन ब्रांच है, ये हमारी मेन स्टेम है, जो व्हाइट वाली है वो हमारी मेन स्टेम है, ठीक है। ये मुख्य तना है हमारा जिसमें मैंने आपको हेड और ट्रंक बताया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको हेड और ट्रंक बताया, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। ये पूरी जो व्हाइट लाइन है ये आपका मेन स्टेम हो गई, ठीक है। जब हमारी मेन स्टेम से आगे ब्रांचेस निकलती हैं, ये ब्रांचेस निकल गई, देखो ये ब्रांचेस निकल गई, ये ब्रांचेस निकल गई, ये ब्रांचेस निकल गई, इन ब्रांचेस को बोला जाता है बच्चे प्राइमरी ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को बोला जाता है प्राइमरी ब्रांचेस या इनको बोला जाता है स्कैफोल्ड ब्रांचेस। स्कैफोल्ड ब्रांचेस कहा जाता है या इनको प्राइमरी ब्रांचेस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखते हैं। अब देखो, जो ब्रांचेस प्राइमरी ब्रांचेस से आगे निकलेंगी, जो ब्रांचेस प्राइमरी से आगे निकलेंगी उनको कहा जाता है बेटा सेकेंडरी ब्रांचेस। प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक।
अब देखो, अब आगे आ जाते हैं। जो ब्रांचेस सेकेंडरी ब्रांच से निकल गई, ये सेकेंडरी ब्रांच थी, तो जो ब्रांचेस आगे सेकेंडरी ब्रांच से निकलेंगी उसको बोला जाता है बेटा टर्शरी ब्रांचेस, उसको बोला जाता है टर्शरी ब्रांचेस, टर्शरी ब्रांचेस उसको कहा जाता है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। मैंने आपको क्या बोला, मान लो मेरे पास एक पौधा है, एक पेड़ है, उसमें मैंने बोला ये पोर्शन हो गया ट्रंक, जहां से मेरी पहली ब्रांच शुरू हो रही है, ग्राउंड लेवल से वहां तक के पोर्शन को ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक से ऊपर जितना भी पौधा ऊपर ग्रो कर रहा है, ट्रंक से ऊपर जितना भी पौधा ऊपर ग्रो हो रहा है, उसको बोला जाएगा हेड या लीडर, उसको बोला जाएगा बच्चे हेड या लीडर। फिर मैंने आपको बोला कि जो मेरी मेन स्टेम थी, मुख्य तना था, मुख्य तना से जब मेरी एक ब्रांची शुरू हो जाएंगी, मुख्य तने से हमारी और ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएंगी, उनको बोला जाता है प्राइमरी ब्रांचेस या स्कैफोल्ड ब्रांचेस। दोनों प्राइमरी ब्रांचेस को ही स्कैफोल्ड ब्रांचेस कहा जाता है। जो ब्रांचेस प्राइमरी से निकल रही हैं, देखो प्राइमरी से ये येलो वाली ब्रांचेस निकल रही हैं, जो ब्रांचेस प्राइमरी ब्रांचेस से निकलती हैं उनको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रांचेस। जो ब्रांचेस सेकेंडरी ब्रांच से निकल रही है उसको कहा जाता है टर्शरी ब्रांच। इन शॉर्ट, मेन स्टेम से प्राइमरी ब्रांच बनेगी या स्कैफोल्ड ब्रांच बनेगी, प्राइमरी से सेकेंडरी बन रही है, सेकेंडरी से आगे टर्शरी ब्रांचेस बन रही हैं। आई होप आपको ये जो एक स्ट्रक्चर, ये ओवरव्यू देने की मैंने आपको कोशिश की है, ये आपको बेटा समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला स्कैफोल्ड ब्रांचेस हमारी प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, या हम ये बोल सकते हैं, देखो यही ब्रांचेस जो हैं ये आपकी प्राइमरी ब्रांच है, ये आपकी प्राइमरी ब्रांच है, या इसी को स्कैफोल्ड ब्रांच कहा जाएगा। अब जो ये प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं बेटा, ये एक फ्रेमवर्क पौधे को दे रहे हैं, ये एक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक प्रॉपर शेप हमारे पेड़ को ये ब्रांचेस देती हैं, एक प्रॉपर शेप देने का काम ये एक पौधे को कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं स्कैफोल्ड ब्रांचेस ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो मुख्य तने से निकलती हैं, जो मेन स्टेम से निकलती हैं, और वो फ्रेमवर्क देने का काम करती है एक पौधे को, पौधे को वो अच्छा फ्रेमवर्क देती हैं। पौधा अच्छी शेप में, अगर हम चाहते हैं कि पौधे की शेप अच्छी हो तो मुझे स्कैफोल्ड ब्रांचेस को अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। जो आपकी प्राइमरी ब्रांचेस होती हैं, जो स्कैफोल्ड ब्रांचेस होती हैं, वो एक पौधे का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रही है, वो एक पौधे की शेप डिसाइड कर रही है। आई होप बेटा आपको 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई वो क्लियर हो चुकी होगी कि हेड का क्या मतलब होता है, ट्रंक का क्या मतलब होता है, और स्कैफोल्ड ब्रांच का क्या मतलब होता है। प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाएं जो एक पौधे को फ्रेमवर्क दे रही हैं, एक पौधे को स्ट्रक्चर दे रही हैं, एक पौधे को शेप प्रदान कर रही हैं। आई होप इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक टर्म आ जाती है बेटा क्रॉच एंगल, एक टर्म आ जाती है हमारे पास क्रॉच एंगल, इसको भी जान लेते हैं, चलो जान लेते हैं यार। देखो बेटा समझ आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डेली आपको क्लास में बोलती हूँ, कोई भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में बताना। मैं एंड में अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पे भी होगा, पीपीटी में मेंशन होगा, टेलीग्राम चैनल मेरा मेंशन है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा, ठीक है। देखो मैं क्रॉच एंगल की बच्चे बात करी थी। क्रॉच एंगल ऐसा एंगल होता है, क्रॉच एंगल ऐसा एंगल होता है जो स्कैफोल्ड ब्रांच और मेन स्टेम के बीच में बनता है। स्कैफोल्ड ब्रांच और मेन स्टेम के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है क्रॉच एंगल। उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है क्रॉच एंगल। तो ये आ जाएगा आपका क्रॉच एंगल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्रॉच एंगल। तो ऐसा एंगल जो मुख्य जो तना है, जो मेन स्टेम है और जो प्राइमरी ब्रांचेस या स्कैफोल्ड ब्रांचेस एंगल आपस में बनाती हैं, उसको बेटा क्रॉच एंगल कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्रॉच एंगल। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
चलो, हेड हमें क्लियर हो गया कि हेड क्या होता है, ठीक है। हेड हमें क्लियर हो गया कि हेड का क्या मतलब होता है। इसके बाद हमने जाना कि ट्रंक क्या होता है, फिर मैंने आपको क्रॉच एंगल के बारे में भी बता दिया, और फिर मैंने आपको स्कैफोल्ड ब्रांच के बारे में भी बता दिया। और अब एक और बात सुन लो, जो क्रॉच एंगल मैंने आपको बोला, जो क्रॉच एंगल मैं आपको बोल रही हूं, वो आपका 45 डिग्री तक होना चाहिए। वो आपका 45 डिग्री तक होना चाहिए एक पौधे का। 45 से ज्यादा भी चल पड़ेगा, बट 45 से बच्चे कम नहीं होना चाहिए। देखो कम क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये क्रॉच एंगल इस तरीके से, अगर ये आपका इस तरीके से एंगल बना रहा है तो क्या होगा, देखो आगे चल के यहाँ पे फ्रूट लगने वाले हैं, आगे चल के इन शाखाओं में फ्रूट लगने वाले हैं, तो उस फ्रूट के प्रेशर से वो शाखा टूट भी सकती है, उस फ्रूट के प्रेशर से वो शाखा टूट भी सकती है। तो क्रॉच एंगल हमारा 45 डिग्री होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो देखो, कम होगा तो ये नैरो स्पेस बन रहा है मेन ब्रांच और मेन तने और आपका स्कैफोल्ड ब्रांच के बीच में। हमारा एंगल अगर कम होगा तो इस तरीके से शाखा होगी, फ्रूट यहाँ पे बनेंगे, तो जैसे ज्यादा फ्रूट का लोड होगा तो ये ब्रांच हमारी टूट जाएगी, तो ये ब्रांच हमारी टूट जाएगी। इसीलिए क्रॉच एंगल 45 डिग्री होना चाहिए या 45 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। आई होप बच्चे, अभी हमने ट्रेनिंग शुरू ही नहीं किया है, अभी मैंने आपको ट्रेनिंग सिस्टम बताया नहीं है। ट्रेनिंग सिस्टम में हम ये सारी बातें करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी आपको पहले ही क्लियर करवा दी कि एक पौधे में हेड क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, क्रॉच एंगल क्या होता है या स्कैफोल्ड ब्रांचेस क्या होती हैं। ठीक है, चलो अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। मेन मुद्दे की बात ये थी कि हम ट्रेनिंग पढ़ने वाले थे। मैं आपको बोल रही हूं कि आज मुझे प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग आपको करवाना है, ठीक है। तो उसका हम जान लेते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। आपने बेटा दो टर्म जरूर सुनी होगी, ट्रेनिंग और प्रूनिंग। नॉर्मली भी मान लो जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के नहीं है, उन्होंने भी ये मतलब ये टर्मिनोलॉजी सुनी होती है कि ट्रेनिंग होता है, कुछ प्रूनिंग होता है, ठीक है। किसी को ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग एक ही लगती है कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग सेम ही होता है। देखो, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दोनों में ही पौधे को हम कट करते हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दोनों में ही हम पौधे को काटते हैं। किस उद्देश्य के लिए हम पौधों को काटते हैं, वो उद्देश्य ट्रेनिंग और प्रूनिंग का अलग अलग होता है। दोनों में ही हम प्लांट को कट कर रहे हैं, दोनों में ही हम प्लांट को कट कर रहे हैं, पर किस उद्देश्य से कट कर रहे हैं, वो जो पर्पस है उनका वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग उनको अलग अलग बनाता है, वो उद्देश्य उनको अलग बनाता है, वो पर्पस काटने का, वो पौधों को काटने का पर्पस उनको अलग अलग बनाता है। अब देखो ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, देखो ट्रेनिंग इज कॉल्ड एज प्रशिक्षण। ये चलो देखो, अब ट्रेनिंग का मतलब देखो बेटा क्या होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हम पौधे को कट कर रहे हैं, जब हम पौधे को काट रहे हैं ताकि उसकी शेप हम मेंटेन कर सके, उसकी हम शेप मेंटेन कर सके, उसको अच्छा स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सके। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हमने पौधे को काटना है, पौधे को हमने काटना है ताकि हम पौधे की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, पौधे की शेप हम दे सके, पौधे को एक प्रॉपर हम शेप दे सके, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, तो हम बोलेंगे ट्रेनिंग का मतलब होता है जुडिशियल रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट। जुडिशियल का मतलब होता है कि सोच समझ कर, ऐसे भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने रेंडमली कट कर दिया कि अच्छा पौधों को काटना ही है तो कहीं से भी काट दो, वैसा भी नहीं करना है। हमने जुडिशियली प्लांट पार्ट को रिमूव करना है टू डेवलप प्रॉपर शेप ऑफ अ प्लांट केपेबल ऑफ बियरिंग हैवी लोड। हमने सोच समझ के पौधे को कट करना है ताकि हम उसको एक प्रॉपर शेप दे सके, आगे चल के जब हमारे पौधे में फ्रूट लगेंगे ताकि वो उस फ्रूट के वेट के लोड
को सहन कर सके, ताकि वो वेट को, फ्रूट के वेट को सहन कर सके। तभी तो मैंने आपको क्रॉच एंगल का भी बताया था, क्रॉच एंगल में भी मैंने बताया था कि एंगल आपका डिसाइड होता है, एंगल आपका 45 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर नैरो क्रॉच एंगल होगा तो जैसे पौधे में फ्रूट लगेंगे तो वो शाखा टूट जाएगी। तो ट्रेनिंग में भी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मुझे पौधे को एक प्रॉपर शेप देनी है, ताकि आगे चल के जब उसमें फ्रूट बनेंगे तो वो फ्रूट के वेट से वो टहनियां टूटे ना, तो वो फ्रूट के वेट से वो टहनियां टूटे ना, इसीलिए हम ट्रेनिंग करते हैं। आगे हम ऑब्जेक्टिव इन डिटेल पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग क्या 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 ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे आप डेफिनेशन वाला पार्ट समझ लो कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हम प्लांट पार्ट को जुडिशियली रिमूव कर रहे हैं ताकि उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे सके। हिंदी में भी समझते हैं। यह पौधे के हिस्सों को चयनात्मक रूप से हटाने की प्रक्रिया है, ताकि पौधों को एक उचित रूप दिया जाए जो भारी फसल का बोझ सहने में सक्षम हो। जो भारी फसल का बोझ मतलब जो हैवी क्रॉप लोड बेयर करने में सक्षम हो। ठीक है, आई होप बच्चे आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि ट्रेनिंग की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि क्या क्या उद्देश्य हैं, व्हाट आर द पर्पस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, ट्रेनिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पौधों को कट किया जा रहा है। पौधों को हमने काटा ताकि एक प्रॉपर हम शेप दे सके, पौधे को हम कट कर रहे ताकि एक प्रॉपर शेप दे सके। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे समझते हैं। देखो ट्रेनिंग का मतलब होता है, मान लो मैंने एक पौधा लगाया, एक बेबी पौधा लगाया मैंने, ठीक है, एक छोटा सा पौधा मैंने लगाया, वो इतनी हाइट का हो गया, वो इतनी हाइट का हो गया। फिर अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं उसमें ट्रेनिंग नहीं करूंगी तो वो पौधा बढ़ता जाएगा, अपने हिसाब से उसमें ब्रांचिंग आती जाएगी, अपने हिसाब से उसमें ब्रांचिंग आती जाएगी और इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। पर इस हिसाब से अगर पौधा बढ़ेगा तो उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसकी शाखाएं इस तरीके से आपस में मिल भी सकती हैं, इस तरीके से आपस में मिल भी सकती हैं। ठीक है, और अगर वो इस तरीके से फॉर्म हो भी रही है, मान लो कल को जब उस पौधे पे फ्रूट बनेंगे तो वो उस जो शाखा होगी वो उन फ्रूट के वेट को नहीं सह पाएगी और वो टूट जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा उन वैसे पौधों को लगाने का। तो ट्रेनिंग का मकसद होता है, ट्रेनिंग का मकसद होता है कि हम जो प्लांट है उसको हम कट करेंगे, प्लांट को हम काट रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर शेप मेंटेन कर सके। अगर आपने कभी भी कोई भी पौधा अपने घर पे लगाया होगा तो जैसे मान लो ये आपका इतनी हाइट का पौधा है तो आप उसको कट कर देते हो, जिस भी शेप में आपने उसको उगाना है। मान लो मुझे इस तरीके से इस शेप में उगाना है, मान लो मुझे इस शेप में ब्रांचेस लगानी है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं ये करूंगी कि मान लो ये मेरे पास पौधा था, ठीक है, वन बाय वन करते हैं, रुक जाओ, ऐसे तुम लोगों को आगे समझ आ जाएगा। वैसे ये स्टार्टिंग है तो मे भी तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखो ये मान लो मेरे पास ये पौधा है, मुझे बोला भाई इस पौधे की शेप अच्छी होनी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, मैं बोलूंगी कि यार मुझे क्या करना है, अगर मुझे पौधे की शेप अच्छी करनी है तो मैं उसकी प्रूनिंग कर सकती हूँ, सॉरी मैं उसकी ट्रेनिंग कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके का पौधा है, इस तरीके का पौधा है, तो मैं क्या करूंगी, उस पौधे की ट्रेनिंग करूंगी। ट्रेनिंग में मैंने यहां से पौधा काट दिया, ट्रेनिंग में मैंने, अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं, मैं कोई एक तरीका आपको बता रही हूं। मैंने पौधा यहां से काट दिया, मैंने सोचा कि मुझे इस तरीके की, मुझे साइड को ब्रांचेस लानी है, मुझे साइड को ब्रांचेस लानी है, तो मैंने यहां से काट दिया। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, यहां से जो मैंने काटा हुआ है पोर्शन, यहां से काटा हुआ है, वो इतना काटा हुआ होगा, यहां पे जो आपके बड होंगे, यहां पे जो आपके बड होंगे वो यहां से इस तरीके से ब्रांचेस की फॉर्म में ग्रो होंगे, और इस तरीके से मैं क्या करूंगी, इस तरीके से साइड ब्रांचेस को उगाने दूंगी, इस तरीके से साइड ब्रांचेस को वहां से उगने दूंगी। ठीक है, तो मैं मेनली आपको इस चीज से ये समझाना चाहती हूं कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हम एक पौधे को कट करते हैं ताकि उसको एक अच्छी शेप दे सके। अब देखो अगर अच्छी शेप मुझे देनी है तो मुझे इनिशियल ईयर में करना पड़ेगा। तो जो ट्रेनिंग होती है बच्चे, जो ट्रेनिंग हम पौधों में करते हैं वो जनरली
ट्रेनिंग जनरली 4 से 5 साल, इनिशियल 4 से 5 साल में की जाती है पौधे की। अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है तो वो इनिशियली 4 से 5 साल तक पौधे में की जाती है, क्योंकि इनिशियल ईयर में हम पौधे को कट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पौधे को कट किया, फिर बाद में उसमें अच्छी शेप आई, इस तरीके से अच्छी शेप आई। तो जो भी शेप आप पौधे को देना चाहते हैं, आप वो शेप एक पौधे को दे सकते हैं। ट्रेनिंग करके पौधों को इस तरीके से काटना है आपने कि आप पौधे को एक अच्छी शेप दे सके। वो मतलब होता है बच्चे ट्रेनिंग का, वो मतलब होता है ट्रेनिंग का। और मैंने आपको बोला ट्रेनिंग जो पौधे में की जाती है वो पूरी लाइफ स्पैन भर नहीं की जाती। जब तक पौधा जिंदा है तब तक ट्रेनिंग नहीं की जाती है। ट्रेनिंग सिर्फ इनिशियल के 4 से 5 सालों में की जाती है। ट्रेनिंग जनरली 4 से 5 साल जब जो प्लांट है वो 4 से 5 साल का होता है तब तक ट्रेनिंग उसकी की जाती है। उसके बाद तो उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद हम प्रूनिंग करते हैं, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ही बताई है अभी बच्चे, मैंने इतनी राम कहानी बता के मैंने अभी तक सिर्फ डेफिनेशन बताई है। अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो गया होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, अभी मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन समझाई है। ठीक है, चलो उद्देश्य की मैं बात कर रही थी, तो पहला जो आपका मोटिव आ जाएगा वो आ जाएगा शेप देना। देखो यहाँ पे एक पौधा है, अब ये पौधे को इस तरीके की शेप दी गई है। ऐसा नहीं है कि पौधा अपने आप ही ये शेप अटेन कर लेगा, ऐसा नहीं है कि ये पौधा अपने आप ही इस शेप में आ जाएगा। इसको यहां से काटा हुआ होगा, मान लो ये पौधा ग्रो हुआ होगा, इसकी इन ब्रांचेस को मेंटेन किया गया। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये लकड़ी वाला दिख रहा होगा, ये क्रॉच एंगल मेंटेन करने के लिए लकड़ी लगाई हुई है, ताकि ये शाखाएं इस तरीके से ना ग्रो हो, ताकि इनके बीच में एक इनफ एंगल हो, तब ये बीच में शाखाएं लगाई गई है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला उद्देश्य जो ट्रेनिंग का होगा वो ये होगा कि अगर हम शेप देना चाहते हैं अच्छी खासी एक पौधे को, अगर मैं एक अच्छी खासी शेप पौधे को देना चाहती हूं तो मैं ट्रेनिंग करूंगी। दूसरा उद्देश्य क्या होगा? दूसरा होगा कि प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर। अगर मैंने एक प्रॉपर शेप पौधे को दी है, देखो अगर मैंने इस तरीके से प्रॉपर शेप पौधे को दी है, अब देखो इतने अच्छे से ब्रांचेस आई हैं इसमें कि हर ब्रांच को आराम से सनलाइट मिल रही है, हर ब्रांच को आराम से सनलाइट मिल रही है। तो अगर मैं ये बोलूं कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा ट्रेनिंग का, तो वो होगा बेटा प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर। अगर मुझे पौधे की हर शाखा को अच्छे से सनलाइट देना है तो मुझे उसमें ट्रेनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या उद्देश्य हैं ट्रेनिंग के। तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि अगर मुझे पौधे को अच्छी शेप देनी है तो मैं ट्रेनिंग करूंगी। दूसरा, अगर मैं ये चाहती हूं कि हर ब्रांच पे अच्छे से सनलाइट पहुंचे, हर ब्रांच पे अच्छे से सनलाइट पेनिट्रेट करे, तब भी मुझे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब भी मुझे पौधों में कटाई छटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो आगे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आगे होगा बेटा, अगर मुझे पौधे का फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग करना है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मैं चाहती हूं कि जो पौधा, मान लो सेब के बगीचे की हम बात कर रहे हैं, हर क्लास में मैं सेब के बगीचे का एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मान लो मैंने सेब का पौधा लगाया, ठीक है, मान लो मैंने सेब का पौधा लगाया, वो 1 साल का था, तो अब मुझे उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसको एक प्रॉपर शेप मिल सके, ठीक है, उसमें मुझे कटाई करनी पड़ेगी। और अगर मैं ये चाहती हूं कि इनिशियली स्टार्टिंग में ही उस पौधे का स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाए, जो उसमें शाखाएं आ रही है वो स्ट्रांग शाखाएं हों, तब भी मुझे उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, पेड़ के मजबूत फ्रेमवर्क और पाड़ शाखाओं की व्यवस्था का निर्माण करना। पाड़ शाखाएं का मतलब होता है स्कैफोल्ड ब्रांचेस। मैंने आपको बोला था स्कैफोल्ड ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो एक पेड़ को फ्रेमवर्क देने का काम करती है, जो एक पेड़ को स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देने का काम करती है। अगर हम ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे एक पौधे में तो उसका फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा, उसका फ्रेमवर्क अगर स्ट्रांग होगा तो उसका स्ट्रक्चर अच्छा होगा। आगे जो उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे, तो वो उनके भार को सह पाएंगी, वो ब्रांचेस, वो शाखाएं उन
उन जो भी उस पेड़ पे फ्रूट लगेंगे उनके भार को सह पाएंगी, टूटेंगी नहीं वो ब्रांचेस। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टू हेल्प टू हैव अ बेटर क्रॉच एंगल, मैंने आपको बोला ना क्रॉच एंगल, क्रॉच एंगल का मतलब होता है कि जो मुख्य तने और स्कैफोल्ड ब्रांच के बीच का एंगल होता है उसको क्रॉच एंगल कहा जाता है। टू हेल्प और बेटर क्रॉच एंगल के लिए भी हम ट्रेनिंग को करते हैं, बेटर क्रॉच एंगल के लिए भी हम ट्रेनिंग करते हैं। आई होप बेटा इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, इतनी चीजें बेटा क्लियर हो गई। क्या बोला मैंने आपको? मैंने अभी तक आपको ये चीज बोली है कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हम जुडिशियली, जब हम सोच समझ के पौधे को काट रहे हैं ताकि उसमें शेप अच्छी बने। फिर मैं बोल रही हूँ कि क्या क्या उद्देश्य, किन किन पर्पजेज से, क्या क्या मतलब क्यों हम वो ट्रेनिंग करनी पड़ रही है हमें। तो ट्रेनिंग के पर्पस में मैंने आपको बोला कि सबसे पहले तो अगर अच्छी शेप देनी है हमने पौधे को तब हम ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा मैंने बोला अगर मैं चाहती हूं कि पौधे की हर ब्रांच को सनलाइट पहुंचे तब भी मुझे पौधे को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूं कि पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो स्ट्रॉन्ग बने, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बने, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर उसका बने, तब भी मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और अगर मैं चाहती हूं कि क्रॉच एंगल बेटर बने, क्रॉच एंगल बेटर बने, तो उसके लिए भी बच्चे मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जान लेते हैं कि मेथड्स, क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं ट्रेनिंग के क्या क्या अलग मेथड्स हैं ये जान लेते हैं। देखो 3 तरीके के ट्रेनिंग सिस्टम आ जाते हैं। सेंट्रल लीडर सिस्टम, लीडर मैंने आपको बताया था लीडर का क्या मतलब होता है। ठीक है, सेंट्रल लीडर सिस्टम या केंद्रीय अग्रलेख प्रणाली। दूसरा आ जाता है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, जिसका मतलब होता है संशोधित अग्रलेख प्रणाली। तीसरा आ जाता है ओपन सेंटर सिस्टम या वेज सिस्टम या खुला केंद्र प्रणाली। ये सारी प्रणालियां हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। ये सारी सिस्टम के बारे में हम एक बाय एक, वन आफ्टर अनदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको बस बने रहना है। देखो जितना भी चीजें समझ आई है कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, समझ आ रही है चीजें तो लिखो, नहीं आ रही है तब भी लिखो। सजेशंस आर इंपॉर्टेंट, हर क्लास में मैं बोलती हूँ सजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सजेशन मुझे देते रहना है। ठीक है, ओके। चलो पहली बात करते हैं आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम से। बड़े आसान सिस्टम है यार, और आपको आपके एग्जाम में आते हैं ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जब मैं बीएससी, मतलब मेरी बीएससी हॉर्टिकल्चर से, तो जब मैं बीएससी कर रही थी तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब इतना टिपिकल होता नहीं है। कुछ कुछ मतलब मैं, चलो टीचर्स को भी नहीं ब्लेम करना चाहिए, ऐसा है नहीं, वैसे कुछ टीचर्स हमारे बहुत अच्छे थे, बट स्टार्टिंग में आपको समझ ही नहीं आती है चीजें क्या है, क्योंकि इतने अच्छे से आपको नहीं बताई जाती है हर एक चीज, बेस क्लियर करके आपको चीजें नहीं बताई जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको पहले एक स्लाइड पे मैंने यही बताया कि हेड क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, स्कैफोल्ड ब्रांचेस क्या होता है। तो बेस मैंने फॉर्म कर लिया, आगे क्योंकि यही टर्म्स हमारी आने वाली, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो आपको आपके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी, अच्छा यार स्कैफोल्ड ब्रांचेस तो ये मेन ब्रांच, तो ये प्राइमरी ब्रांचेस को स्कैफोल्ड ब्रांचेस कहा जाता है। तना हमारा ये वाला पोर्शन होता है, ये ऊपर वाला हमारा लीडर और हेड होता है। ठीक है, तो चलो चलो शुरू करते हैं। देखो सेंट्रल लीडर सिस्टम को बोला जाता है बेटा केंद्रीय अग्रलेख प्रणाली। अब मैं आपको बता रही हूं कि ट्रेनिंग में मैंने आपको बोला कि पौधे को कट करते हैं। अब पौधे को किस किस तरीके से हम कट करते हैं वो हम देखेंगे, अलग अलग उसके प्रकार देख रहे हैं, टाइप देख रहे हैं। ठीक है, देखो सेंट्रल लीडर सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसमें जो सेंटर का लीडर होता है, ये सेंटर लीडर है, लीडर बोला था ना मैंने, यहाँ ट्रंक से ऊपर वाला पोर्शन लीडर है। ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर लीडर को बिना काटे ग्रो होने देना पड़ता है। हम क्या करेंगे, सेंटर लीडर को बिना काटे, हम यहाँ पे सेंटर लीडर को काटेंगे नहीं। जो सेंट्रल लीडर होगा एक प्लांट का जो लीडर होगा उसको हम ग्रो होते रहेंगे जब तक एक प्लांट ग्रो होते रहेगा। जब तक एक प्लांट ग्रो होते रहेगा उसके लीडर को हम कट नहीं करेंगे, उसको बोला जाता है
सेंट्रल लीडर। नाम से चीजें पता चल रही है, क्या चीजें पता चल रही है नाम से, कि जो सेंटर में लीडर होगा उसको हम नहीं काटेंगे, उसको हम नहीं काटेंगे, उसको हम तब तक ग्रो होने देंगे जब तक एक पौधे में ग्रोथ हो रही है। जब तक ये पौधा ग्रो हो रहा है तब तक हम उस सेंट्रल लीडर को ग्रो होने देंगे। तो उस सिस्टम को बोला जाता है बच्चे सेंट्रल लीडर सिस्टम। उस पोर्शन को बोला जाता है, उस प्रणाली को बोला जाता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो यहां पे भी पढ़ लो, सेंट्रल एक्सिस ऑफ प्लांट इज अलाउड। सेंट्रल एक्सिस जो है, ये सेंट्रल एक्सिस होती है प्लांट की, सेंट्रल लीडर है ये प्लांट का, इसको अलाउ किया जाएगा कि यार तू ग्रो होता रहे, तू ग्रो होता रहे जब तक तू ग्रो हो सकता है। तो जब तक एक प्लांट ग्रो हो रहा है उसको ग्रो होने देना चाहिए, उसको हमें ग्रो होने देना पड़ेगा। उस सिस्टम को बोला जाता है केंद्रीय अग्रलेख प्रणाली। पौधे की केंद्रीय दूरी को बिना किसी रोक टोक के बढ़ने दिया जाता है केंद्रीय अग्रलेख प्रणाली में। तो ये प्रणाली किस किस प्लांट में यूज होती है, तो वो होता है आपका सेब आ जाएगा, नाशपाती आ जाएगा, आम हो जाएगा और चीकू हो जाएगा, सपोटा हो जाएगा। तो इन पौधों में या इन फ्रूट ट्रीज में इस प्रणाली का बेटा इस्तेमाल किया जाता है। आई होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब देखो थोड़ा और डिटेल जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी डिटेल, बस माड़ी मोटी जी डिटेल और इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने आपको बोला सेंट्रल लीडर सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मान लो ये मेरे पास एक पौधा है, मैं इसके सेंटर को जब तक वो ग्रो हो सकता है तब तक मैंने उसको ग्रो होने दिया, ठीक है, ओके। अब देखो, अब आप बोलोगे यार इसमें कटिंग तो हमने की नहीं। कटिंग हम करते हैं यार, कटिंग हम करते हैं। अब सेंट्रल लीडर सिस्टम में हम करते क्या हैं कि जो हमारी पहली ब्रांच है, पहली ब्रांच हम आने देंगे कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस से, 100 अप्रोक्स 100, किसी किसी बुक में कम ज्यादा हो सकता है, 75, 90, 100 हो सकता है। तो 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड से 100 सेंटीमीटर ऊपर यहां पे हमने पहली शाखा को मेंटेन करना है। पहली ब्रांच हमने रखनी है 100 सेंटीमीटर ऊपर ग्राउंड लेवल से, और दूसरी शाखा हमने इस तरीके से बढ़ने देनी है, तीसरी हमने इस तरीके से बढ़नी देनी है, चौथी हमने इस तरीके से बढ़नी देनी है। तो ऊपर तक जब तक प्लांट ग्रो हो रहा है तो मुझे इसी तरह से पौधे को मेंटेन करना है, इसी तरह से पौधे को ग्रो होने देना है। अब देखो, अब ब्रांचेस खुद ब खुद तो ऐसे ग्रो नहीं होंगी। यहां पे मुझे वो जैसे लकड़ी वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, वो लकड़ी वाला स्ट्रक्चर मुझे यहां पे रखना पड़ेगा ताकि ये ब्रांच इतना एंगल बनाए, ताकि ये ब्रांच इतना एंगल बनाए। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई हो कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि सेंट्रल लीडर सिस्टम में हम सेंटर वाले पोर्शन को ग्रो होने देते हैं, और जो पहली ब्रांच बनेगी, जो पहली ब्रांच है उसको हमने मेंटेन करना है 100 सेंटीमीटर ऊपर, ग्राउंड लेवल से 100 सेंटीमीटर ऊपर पे हमने पहली ब्रांच को ग्रो होने देना है, और दूसरी ब्रांच को हमने इस पैटर्न में ग्रो होने देना है, तीसरी को इस तरीके से, चौथी को इस तरीके से, एंड सो ऑन, जब तक वो ऊपर डेवलप हो रहा है। और दो ब्रांचेस के बीच में दो स्कैफोल्ड ब्रांचेस, ये मैंने बोला था ना ये प्राइमरी ब्रांच होती है, और प्राइमरी ब्रांच को स्कैफोल्ड ब्रांच कहा जाता है। दो प्राइमरी ब्रांच के बीच का जो स्पेस होता है वो आपका 15 से लेके 20 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। दो प्राइमरी ब्रांचेस के बीच में आपको डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर रखना है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे ऐसा सिस्टम जिसमें हम सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल लीडर एक प्लांट के ग्रो होने देते हैं। इसमें किया क्या जाता है, एक पौधे को हम ग्रो होने देंगे, पहली ब्रांच, पहली स्कैफोल्ड ब्रांच हम मेंटेन करेंगे 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऊपर पे, और जो दूसरी स्कैफोल्ड ब्रांच है उसको हम 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ग्रो करवाएंगे या मेंटेन करवाएंगे। और इसी तरीके का पैटर्न हम तब तक करते रहेंगे जब तक ऊपर प्लांट ग्रो हो रहा है। आई होप बच्चे इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और सेंट्रल लीडर सिस्टम में मैंने आपको एग्जांपल बताए, एप्पल बता दिया, पियर बता दिया, सपोटा बता दिया। तो एग्जांपल भी आपको मेंशन करने, जब भी आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, जब भी आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिकली उसका आंसर करना आना चाहिए। इस पे मैं आपके लिए
जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक सेशन लेके आने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपना पेपर लिखना चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आए, कि एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपको किस तरीके से अपना थ्योरी पेपर लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत जल्द बताऊंगी। शायद कल परसों तक मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो उस बारे में लेके आऊंगी, तो आप उसको जरूर देखना, ठीक है। तो ये चीज हो गई बच्चे, ये चीज क्लियर होगी कि सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए अब, ठीक है। देखो अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल लीडर सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। अब हम पौधे को इस तरीके से ग्रो होने दे रहे हैं, इस तरीके से हम पौधे को ग्रो होने दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम पौधे को ग्रो होने दे रहे हैं तो एक पौधे का जो फ्रेमवर्क है, एक पौधे का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हर साइड को ब्रांचेस हैं। तो अगर हम इस तरीके से पौधे को ग्रो होने दे रहे हैं तो उसका फ्रेमवर्क बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी बाजुओं में ताकत होती है। तो अगर हमें एक अच्छा स्ट्रांग फ्रेमवर्क पौधे को देना है तो वो सेंट्रल लीडर सिस्टम दे सकता है। वो सेंट्रल लीडर सिस्टम, केंद्रीय अग्रनेक प्रणाली के थ्रू एक पौधे को अच्छा फ्रेमवर्क दिया जा सकता है। मजबूत ढांचा, केंद्रीय नेता मतलब यहाँ पे लीडर के लिए, ये गलत, ये वो हो गया उसका ट्रांसलेशन। केंद्रीय जो आपका लीडर होता है, जो सेंट्रल लीडर होता है, हवा के खिलाफ अच्छी संरचनात्मक ताकत देता है। सॉरी, हिंदी आती है मुझे अच्छे से, बट कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक है ठीक है। तो अगर आपको पौधे को स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, सेंट्रल लीडर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अगर देखो अब दैट इज सूटेबल फॉर टॉल ग्रोइंग, अब टॉल ग्रोइंग के लिए ये चीज अच्छी होगी, ठीक है। सॉरी, तो टॉल ग्रोइंग ट्रीज के लिए आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम बहुत ही अच्छा माना जाता है। टॉल ग्रोइंग अब बहुत टाइम तक ग्रो होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे, तो उसके लिए हमें सेंट्रल लीडर को मेंटेन करना ही पड़ेगा, सेंट्रल लीडर को हमें नहीं काटना पड़ेगा उस केस में। आई होप बेटा इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब डिसएडवांटेज देखो बेटा, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, क्यों इस सिस्टम को यूज नहीं करना चाहिए, उसकी भी मैं हम बात कर लेते हैं। देखो ये मैंने बोला था कि ये होता है आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम, ये होता है आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर सिस्टम में मैंने बोला कि जब तक ऊपर लीडर ग्रो हो रहा है तब तक मैं ब्रांचेस को इस तरीके से ग्रो होने दूंगी, तब तक मैं ब्रांचेस को इस तरीके से ग्रो होने दूंगी। तो क्या हो रहा है कि जो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये इन ब्रांचेस पे छाया डाल रही है, ये शाखाएं इन नीचे वाली ब्रांचेस पे शेड डाल रही हैं, ये शाखाएं इन नीचे वाली ब्रांचेस पे शेड डाल रही हैं, ये शाखाएं इन नीचे वाली ब्रांचेस पे शेड डाल रही हैं। आपको मैंने कल की क्लास में भी बताया था, आपको मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि हर ब्रांच को प्रॉपर सनलाइट मिलना कितना जरूरी है। अगर ये ब्रांचेस इन ब्रांचेस पे छाया डाल रही हैं, अगर ये ब्रांचेस इन ब्रांचेस पे छाया डाल रही हैं, तो जो ये नीचे वाली ब्रांचेस है जिन पे शेड पड़ रही है, जो ये नीचे वाली ब्रांचेस है जिन पे शेड पड़ रही है, वहां पे अच्छा फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होगा, वहां पे फ्रूट प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, फ्रूट जो है वो अच्छे नहीं आएंगे वहां पे, क्योंकि यहाँ पे शेड पड़ रही है। शेड पड़ेगी तो प्रॉपर सनलाइट मतलब नहीं मिल रही है, सनलाइट अगर नहीं मिलेगी मतलब प्रॉपर वहां पे पौधा खाना नहीं बना रहा है। खाना अगर पौधा अच्छे से नहीं बना रहा है तो उसका क्या मतलब है, कि उसका क्या मतलब है, आगे फूल अच्छे नहीं आएंगे, फूल अच्छे नहीं आएंगे तो आगे आपके फ्रूटिंग भी अच्छी नहीं होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे यही लिखा गया है बेटा, शेडिंग of lower branches reduces fruiting in lower canopy। लोअर ब्रांचेस में शेड पड़ने की वजह से, नीचे वाली शाखाओं में छायांकन की वजह से जो निचली ब्रांचेस होती हैं, जो निचली ब्रांचेस होती है उनमें फ्रूट कम बनता है, उनमें फ्रूट कम बनता है। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो सेंट्रल लीडर सिस्टम की आती है बेटा, वो आती है शेडिंग ऑफ लोअर ब्रांचेस। नीचे वाली ब्रांचेस में छाया पड़ जाती है, नीचे वाली ब्रांचेस में शेड पड़ जाती है, जिसकी वजह से इनमें फ्रूटिंग कम आती है, जिनमें इनमें फ्रूटिंग कम आती है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है।
नेक्स्ट डिसएडवांटेज आ जाती है डिफिकल्ट स्प्रेइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब इतना बड़ा पौधा है, इतना बड़ा पौधा है, अगर आपको स्प्रे करनी है, अगर आपको फोलियर स्प्रे करनी है, फोलियर स्प्रे का मतलब होगा लीफ में स्प्रे करनी है, ठीक है। आप क्या चढ़ के करोगे क्या आप स्प्रे, कि पेड़ में चढ़ लेता हूं स्प्रे कर लेता हूं, है ना। तो स्प्रे करना मुश्किल होता है, या हार्वेस्टिंग करना बड़े बड़े पौधों में अलग डिफिकल्ट होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है तुड़ान। मान लो मेरे पास इतना बड़ा पौधा है, इतना बड़ा पौधा है, अब मुझे चढ़ना पड़ेगा, क्या पता किसी को पेड़ पे चढ़ना ना आए, तो वो पौधे तो वो फ्रूट तो वहीं सड़ जाएंगे। तो लंबे लंबे पौधों में स्प्रे करना और फ्रूट का तुड़ान करना, हार्वेस्टिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको सेंट्रल लीडर सिस्टम समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको बोला कि जो सेंट्रल एक्सिस है उसको हम ग्रो होने देंगे जब तक एक पौधा ग्रो हो रहा है। फिर मैंने आपको एडवांटेजेस बोली कि इसकी एडवांटेज ये है कि टॉल ग्रोइंग जो प्लांट होंगे उनके केस में कि अच्छा होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाना है एक पौधे का, तो आप सेंट्रल लीडर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी मैंने ये बोली कि जो आपकी लोअर ब्रांचेस है उनमें शेड पड़ जाती है ऊपर वाली ब्रांचेस का, तो जो लोअर ब्रांचेस होती है उसमें फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगी तो क्या ही मतलब है उन पौधों को लगाने का, तो क्या ही मतलब है उन पौधों को लगाने का, ठीक है। तो हम तब सेंट्रल लीडर सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फ्रूट प्रोडक्शन अच्छी नहीं मिलेंगी लोअर ब्रांचेस से, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने बोला कि उसमें स्प्रे करना और हार्वेस्टिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। आई होप बेटा इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आगे हम 2 सिस्टम और पढ़ेंगे। मेरा थोड़ा गले का इशू है आजकल, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे जोर जोर से बोलने में ना। चलो, आई होप आप समझ सकते हो, ठीक है। चलो देखो, अब आ जाता है बेटा ओपन सेंटर सिस्टम या वेज सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम या वेज सिस्टम, जिसको खुला केंद्र प्रणाली कहा जाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे यार, यहाँ पे तो सेंटर है ही नहीं। इस सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर तो गायब है। तो ओपन सिस्टम, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है बेटा, ओपन सिस्टम आपको नाम से पता चलना चाहिए कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम सेंटर एक्सिस को काट देते हैं, सेंट्रल एक्सिस को हम काट रहे हैं। इतनी ग्रोथ हुई प्लांट की, इतना प्लांट ग्रो हुआ, उसके बाद इतनी ये जो ग्रोथ होती है ये अप्रॉक्स 60 टू 90 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। पौधा 60 टू 75 सेंटीमीटर मान लो इतना हमने ग्रो होने दिया। ग्रो होने के बाद फिर मैंने उसको यहां से काट दिया। ग्रो होने के बाद फिर मैंने उसको यहां से काट दिया। यहां से काटने के बाद मैंने पौधे की ब्रांचेस को इस तरीके से उगाना है, लेटरली उगाना है। लेटरली का मतलब होता है साइड को, लेटरली का मतलब होता है साइड ग्रोथ, लेटरली का मतलब होता है साइड ग्रोथ। अगर मैं एक्सियली बोलती तो ऊपर को होता, वो एक्सियल होता है आपका ये वाला पोर्शन, लेटरल होता है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ओपन सेंटर सिस्टम में हम क्या करेंगे कि जब पौधे की हाइट आपकी 60 से लेके 75 सेंटीमीटर तक हो जाएगी, मैंने उस पौधे को यहां से कट कर देना है, और उसमें जो आगे ब्रांचेस आएंगी उनको मैंने इस तरीके से साइड को ग्रो होने देना है, साइड को ग्रो होने देना है। इसको कहा जाता है ओपन सेंटर सिस्टम या खुला केंद्र प्रणाली। खुला केंद्र प्रणाली ओपन सेंटर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें पौधे का सेंटर ओपन है। पौधे में हमने सेंटर लीडर को मेंटेन नहीं किया है। ऐसे सेंटर लीडर में हम यहां से पौधे का सेंटर रख रहे थे, यहां से हम पौधे को ग्रो होने दे रहे थे, पर यहां पे मैंने इस सेंटर पोर्शन को ही कट कर दिया है, इस पोर्शन को ही काट दिया है, और ब्रांचेस को मैं अलाउ कर रही हूं, ब्रांचेस को मैं बोल रही हूं यार तुम साइड से ग्रो, तुम ऐसे नहीं ग्रो, तुम ऐसे मत ग्रो, तुम साइड से ग्रो हो। तो उसको बोला जाता है ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम या खुला केंद्र प्रणाली बच्चे इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे यही लिखा हुआ, मैंने इसको पढ़ भी लेते हैं। मेन सेंटर इज अलाउड टू ग्रो इनटू अप टू अ सर्टेन हाइट। एक हाइट तक उसको ग्रो होने देते हैं, जो हाइट मैंने आपको बोला 60 से लेके 75 सेंटीमीटर। बाद में उस लीडर को बीच में से काट दिया जाता है, बाद में लीडर को कट किया जाता है टू एनकरेज लेटरल स्कैफ
स्कैफोल्ड, लिटरली साइड में हमने ग्रोथ होने देनी है। ये प्लांट था, उसको कट किया, फिर उसकी ब्रांचेस को मैंने लिटरली उगाने देना है। लिटरली मैं चाहती हूं कि साइड को ब्रांचेस आए, तो वही इसमें बोला जा रहा है कि लीडर को कट कर दिया जाएगा और उसकी स्कैफोल्ड ब्रांचेस को लिटरली उगाया जाएगा। लिटरली उसको उगाया जाता है तो उसको बोला जाता है बेटा ओपन सेंटर सिस्टम, उसको बोला जाता है ओपन सेंटर सिस्टम। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, देखो, मुख्य तने को काटकर 3 से 5 मजबूत पार्श्व शाखाओं को विकसित होने दिया जाता है जो पौधे के चारों ओर समान रूप से फैली हुई होती हैं। मैंने यहां से क्या किया, रुक जाओ, मैंने यहां पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इतने पोर्शन से उसको काटा और यहाँ पे मैंने बोला कि यार साइड में ब्रांचेस को ग्रो होने देते हैं। तो साइड को मुझे 2 से लेके 3 या 3 से लेके 4 ब्रांचेस मेंटेन करनी है। 2 से लेके 3 या 3 से लेके 4 स्कैफोल्ड ब्रांचेस को मुझे आगे मेंटेन करना है। उसको बोला जाता है बेटा ओपन सेंटर सिस्टम, उसको बोला जाता है ओपन सेंटर सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल पीच प्लम में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, पीच प्लम, एप्रिकॉट, बेर। ठीक है, पीच आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एप्रिकॉट आ जाएगा, प्लम में भी ये बहुत ज्यादा होता है। पीच, प्लम, एप्रिकॉट में, इन तीनों फ्रूट्स में ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। अब हम ये देख लेते हैं कि यार इस मेथड की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस होती है। मैंने देखो ऐसे मैं पीपीटी में बहुत कम पढ़ाती हूँ, मतलब नॉर्मली मैं पीपीटी में बहुत कम पढ़ाती हूँ, पर आप जैसे बीएससी सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अदरवाइज मैं बोल के भी बोल सकती थी, पर मुझे है कि कुछ तो लिखा हुआ उसमें कि बच्चों को थोड़ा चीजें, कुछ नोट्स बाद में बनाते तो तब तक उनका गुल हो गया होता है चीजें। ठीक है, तो बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत टेक्स्ट दिया हो मैंने, तो मैंने थोड़ा बहुत चीजें आपकी मेंशन की हुई हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो एक्सीलेंट लाइट पेनिट्रेशन। देखो मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या हो रहा था कि जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं वो नीचे वाली ब्रांचेस पे शेड कॉज कर रही थी। तो अब मैंने सोचा कि यार मैं इस लीडर को ही कट कर देती हूं ताकि ऊपर वाली ब्रांचेस नीचे वाली पे शेड ना करे। तो मैंने उसके बाद ओपन सेंटर सिस्टम को डेवलप किया जिसमें मैं लिटरली इस तरीके से ब्रांचेस को ग्रो होने दे रही हूं। ठीक है, इस तरीके से साइड को ब्रांचेस को ग्रो होने दे रही हूं। अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि मैंने हर डायरेक्शन में, अब ये दो हो गई इस डायरेक्शन में, 2 हो गई पीछे वाली डायरेक्शन में। ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि 2 साथ साथ में, एक आपकी फ्रंट है, ये आपकी पीछे वाली साइड की, ये आपकी फ्रंट की, ये आपकी पीछे वाली साइड की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें ब्रांचेस को इस तरीके से लगाया, इस तरीके से मैं मेंटेन करती हूं कि हर ब्रांच पे जो सनलाइट है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। मुझे पता था यार सेंट्रल लीडर सिस्टम में नीचे वाली ब्रांचेस पे सनलाइट नहीं पड़ रही थी जिसकी वजह से हमें फ्रूट प्रोडक्शन कम आ रही थी। तो अब मुझे ऐसा सिस्टम लगाना है जिसमें हर ब्रांच में इक्वली सनलाइट पहुंचे। तो हमने ओपन सिस्टम का यूज किया जिसमें हमने सेंट्रल लीडर को एक हाइट तक काट दिया और मैंने यहाँ पे 3 से लेके 4 ब्रांचेस मेंटेन किया है। तो हर ब्रांच पे अब इक्वली सनलाइट पड़ रहा है, हर ब्रांच पे अब इक्वली सनलाइट पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ओपन का यही है कि इसमें लाइट पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से होता है। लाइट पेनिट्रेशन हर ब्रांच में बहुत अच्छे से होगा जिसकी वजह से हर ब्रांच में अच्छी खासी फ्रूटिंग हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो, अब आपका ये पौधा है, ये छोटा ही होगा। इसमें देखो कितना बड़ा पौधा था, है ना, कितना बड़ा पौधा था। अब यहाँ पे पौधा भी छोटा होगा। आपने आड़ू का पौधा देखा होगा तो छोटा सा पौधा होता है। तो उन पौधों में हार्वेस्टिंग और स्प्रेइंग करना भी इजी होता है, आसानी होती है तुड़ाई और छिड़काव में भी। हार्वेस्टिंग और स्प्रे, जिस भी चीज की स्प्रे करते हो या हार्वेस्टिंग करते हो तो वो इजी रहता है इन केस ऑफ ओपन सेंटर सिस्टम। आई होप बेटा इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े डिसएडवांटेजेस पे, है ना। चलो
अब देखो मैंने बोला ओपन में हमने क्या किया, ओपन में मैंने इस तरीके से लीडर को कट कर दिया और ब्रांचेस को साइड में ग्रो होने दिया, और ब्रांचेस को इस तरीके से साइड में ग्रो होने दिया। इस तरीके से मेरा ओपन सिस्टम था, है ना। इस तरीके से हमने ओपन सिस्टम पढ़ा। अब ओपन सिस्टम में मैंने ये बोला कि प्रॉपरली सनलाइट पेनिट्रेशन हो रहा है, प्रॉपरली सनलाइट पेनिट्रेशन हो रहा है ओपन के केस में, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब समर्स में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, समर्स में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, अब वो चीज इसके लिए डिसएडवांटेज की तरह एक्ट करेगी। हर ब्रांच पे धूप इतनी ज्यादा पड़ेगी कि इनमें बर्निंग हो सकती है, पौधे में बर्निंग इश्यू हो सकते हैं, सन बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, धूप से झुलसने का खतरा हो सकता है। क्योंकि मैंने बोला कि ओपन सिस्टम में सनलाइट पेनिट्रेशन, सनलाइट एक्सपोजर बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो, जब समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि इन ब्रांचेस में बर्निंग हो जाए, ये सारी ब्रांचेस जो है वो धूप से झुलस जाए। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। इसके साथ साथ ही गर्मियों में देखो, समर्स में मैंने क्या बोला, समर्स में मैंने बोला सनबर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और सर्दियों में क्या होगा बच्चे, सर्दियों में यहाँ पे फ्रॉस्ट के चांसेस हो सकते हैं। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला, फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला। अब देखो ये ओपन ब्रांचेस है सारी, ठीक है, ये ओपन ब्रांचेस है सारी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पाला बैठने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। पाला मैंने आपको बताया था, पाला मैंने आपको क्लाइमेट वाले चैप्टर में बताया था कि पाला का क्या मतलब होता है। एक आइसी क्रिस्टल, जैसे आप फ्रिज में, जो आपका फ्रिज में जहां पे फ्रीजर होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन जहां पे हम कुल्फी बनाते हैं, तो वैसे व्हाइट व्हाइट ऐसे बर्फ बर्फ वाला चीजें नहीं होती, बर्फ बर्फ जैसा बना हुआ होता है, तो वैसी बर्फ बर्फ वाले स्ट्रक्चर को पाला कहा जाता है। तो सर्दियों में ये चांसेस हो सकते हैं कि इन ओपन शाखाओं में फ्रॉस्ट बैठे। अगर फ्रॉस्ट यहाँ पे बैठ जाएगी तो वो शाखाएं सर्दियों से झुलस जाएंगी। पहले गर्मी से झुलस रही थी, अब वो ठंड से सिकुड़ जाएंगी, तो उनकी प्रोडक्शन को वो अफेक्ट कर सकती है, उनकी प्रोडक्शन वो कम कर सकती है। जो फ्रूट यहाँ पे आने थे, फ्रॉस्ट की वजह से उतनी फ्रूट प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। आई होप बच्चे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ओपन की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। देखो दूसरी डिसएडवांटेज ये भी आ जाती है इसकी, वीकर स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर वीक कैसे बनेगा, देखो अब जानते हैं सारी चीजें। बेटा मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें आपको, जितना भी मैंने आपको लिखा है, या अगर आप मान लो, देखो या मान लो आपके पास अगर ऐसे होता ना कि पीपीटीज पीडीएफ आपके पास होती है कि अच्छा यहाँ से ये सोर्स है वो सोर्स है, पर बच्चों को होता है यार समझ तो आया नहीं, किताबें तो मेरे पास बहुत है बट कॉन्सेप्ट ही नहीं मुझे पता, कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे हालांकि मैंने आपको अच्छा खासा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो आप एक बार अगर समझ आ जाए ना तो बंदा मतलब तो स्टूडेंट फ्रेम कर सकता है, आंसर खुद बना सकता है, ठीक है। तो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही थी इससे, पता नहीं भूल गई मैं। चलो देखो वीकर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मैंने आपको बोला कि ओपन सेंटर में मुझे इस तरीके से ब्रांचेस रखनी है, ठीक है। अब मान लो कल को यहाँ पे फ्रूट बन गए, इस तरीके से फ्रूट यहाँ पे आ गए, उन फ्रूट का बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, उन फ्रूट का बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, तो ब्रांचेस ऐसे टूट सकती हैं, ब्रांचेस इस तरीके से टूट सकती हैं। तो इस टाइप ऑफ सिस्टम का जो खुला केंद्र प्रणाली है उसका स्ट्रक्चर वीक होता है। स्प्लिटिंग ऑफ ट्री, स्प्लिटिंग ऑफ ट्री के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। जो पेड़ है उसके टूटने के, उसके स्प्लिट होने के चांसेस, यहाँ से देखो मान लो यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रूट है, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रूट है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वेट है फ्रूट का, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फ्रूट है वेट का, तो वो इस तरीके से स्प्लिट हो सकती है। तो वो आपका डिसएडवांटेज रहता है ओपन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के केस में। आई होप बेटू इतनी चीजें समझ आ गई होंगी आपको, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 2 सिस्टम पढ़ाए ट्रेनिंग के। देखो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी है। अभी तक मैंने आपको बोला ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि जब हम सोच समझ के पौधे को काट रहे हैं ताकि उसकी शेप अच्छी हो। फिर हमने अलग अलग ऑब्जेक्टिव पढ़े, शेप भी अच्छी होगी, सनलाइट पेनिट्रेशन भी अच्छे से होगा, फ्रेमवर्क भी मेंटेन होगा, और एक आधा और पॉइंट पढ़ा था, ठीक है,
तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो 3 तरीके का होता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। सेंट्रल लीडर सिस्टम में मैंने बोला कि सेंटर को हम नहीं काट सकते, सेंटर को हम ग्रो होने देंगे जब तक एक पौधा ग्रो होगा। हमने उसमें एडवांटेज ये पढ़ी कि लंबे लंबे ट्री, जिन पौधों का लंबा स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए वो अच्छा है। और डिसएडवांटेज मैंने सबसे ज्यादा पढ़ी कि लोअर ब्रांचेस पे सनलाइट नहीं पड़ेगी अच्छे से, तो उस वजह से जो लोअर ब्रांचेस है वहां पे फ्रूट प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। दूसरी चीज पढ़ी मैंने ओपन सेंटर। ओपन में मैंने बोला कि सेंटर में क्या हो रहा था, सेंट्रल लीडर में हो रहा था कि नीचे वाली ब्रांचेस को सनलाइट नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा यार ओपन उस सेंटर को ही कट कर देती हूँ। मैंने सेंटर को कट कर दिया, सेंटर को कट कर दिया और ब्रांचेस को मैंने साइड को ग्रो होने दिया, ठीक है। पर अब मैंने क्या देखा, यार ओपन तो मैंने कर लिया, सनलाइट तो अच्छे से मिल रही है, बट समर में जब ज्यादा सनलाइट होगी तो वो जल भी तो सकती है। विंटर में जब ज्यादा ठंड होगी, जब फ्रॉस्ट पड़ सकता है, तो उसमें वो फ्रॉस्ट भी तो जम सकती है, तो वो उसका डिसएडवांटेज हुआ। दोनों सिस्टम की डिसएडवांटेजेस, दोनों सिस्टम की डिसएडवांटेज हटाने के लिए हमने बनाया मॉडिफाइड लीडर, हमने बनाया मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाई, कुछ चीज मॉडिफाई हुई है, सेंट्रल लीडर सिस्टम और ओपन सिस्टम के बीच का सिस्टम है ये, दोनों के डिसएडवांटेजेस का बीच का सिस्टम है ये, ठीक है बच्चों। देखो किस तरीके से ये सेंट्रल लीडर और ओपन सिस्टम के बीच का सिस्टम है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे यार, ओपन में तो हमने यहीं पे कट कर दिया था, ओपन में सेंटर यहीं तक था, और सेंटर लीडर में तो बहुत ऊपर तक आपका सेंटर था, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ओपन सिस्टम में यहीं तक सेंटर था, यहीं तक लीडर था, और सेंट्रल लीडर सिस्टम में तो लीडर एंड तक था। बट मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम में लीडर देखो यहां तक है, लीडर यहां तक है, और साइड में साइड ग्रोथ की गई है ब्रांचेस की, साइड में हर डायरेक्शन में ब्रांचेस को मेंटेन किया गया है जैसे ओपन में करते थे। हमने दो सिस्टम को मिक्स कर दिया, हमने दो सिस्टम को मिक्स कर दिया। सेंट्रल लीडर सिस्टम का हमने हाइट दे दी, देखो जो ये लीडर है उसको 4 से 5 साल तक ग्रो होने देते हैं, 4 से 5 साल तक हम सेंट्रल लीडर को ग्रो होने देंगे, उसके बाद हम इसको काट देते हैं, उसके बाद हम इसको काट देंगे और आगे मेंटेन नहीं करेंगे। और जो हम ब्रांचेस नीचे से ग्रो करेंगे वो हम ओपन सेंटर वाले पैटर्न में ग्रो करेंगे। लेटरली हम ब्रांचेस को ग्रो करेंगे हर डायरेक्शन में ताकि सनलाइट उसको अच्छे से मिले। अब यहां पे मैंने अगर इसकी हाइट इतनी बढ़ाई है, अगर यहां पे मैंने इसकी हाइट इतनी बढ़ाई है, तो उससे क्या होगा, इसका फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा जो ओपन में नहीं था। ओपन में मैंने बोला था कि जैसे फ्रूट आएगा वो ब्रांचेस के टूटने के चांसेस हो सकते हैं, स्प्लिटिंग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे इतना सेंटर है, इतने तक सेंटर है, इतने तक स्ट्रेंथ है प्लांट में, तो यहाँ पे अगर फ्रूट आ भी रहे हैं तो ये ब्रांचेस स्प्लिट नहीं होंगी। तो दोनों सिस्टम का, ओपन सिस्टम का और सेंट्रल लीडर सिस्टम को मिला के एक सिस्टम बनाया गया है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ताकि सेंट्रल लीडर सिस्टम में जैसे क्या हो रहा था, ताकि जो ओपन सिस्टम में आपकी स्प्लिटिंग हो रही थी वो यहाँ पे ना हो, इसीलिए सेंटर को 4 से 5 साल तक ग्रो होने दिया जाता है। और सेंट्रल लीडर सिस्टम में जो आपका ब्रांचेस, नीचे वाली ब्रांचेस पे छाया डाल रही थी, यहाँ पे ब्रांचेस को हम साइड ग्रो होने देंगे ताकि उनमें सनलाइट प्रॉपरली पड़े, ऊपर वाली ब्रांचेस का शेड नीचे वाली ब्रांचेस पे ना पड़े। आई होप बेटा आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उन दोनों सिस्टम को, जो हमने प्रीवियस 2 सिस्टम पढ़े, इन दोनों सिस्टम को मिला के बनता है संशोधित अग्रलेख प्रणाली। संशोधित अग्रलेख प्रणाली बनती है ओपन सेंटर और सेंट्रल लीडर सिस्टम को मिला के, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी शायद, है ना। सेंट्रल एक्सिस इज अलाउड टू ग्रो अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड मतलब बिना रुके, अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना रुके, बिना रुके सेंट्रल लीडर सिस्टम को काटने, बिना रुके
अनहिंडर्ड, रुक जाओ, सेंट्रल एक्सिस इज अलाउड टू ग्रो अनहिंडर्ड, बिना रुके हमने सेंट्रल एक्सिस को ग्रो होते देना है। कब तक? 4 से 5 साल तक। 4 से 5 साल तक मुझे सेंट्रल लीडर सिस्टम को ग्रो होने देना पड़ेगा और बाद में हम उसकी सेंट्रल एक्सिस को कट कर देंगे। बाद में हम उस सेंट्रल एक्सिस को काट देंगे। हेड बैक का मतलब होता है कट कर देना। ये कल मैं आपको प्रूनिंग में बताऊंगी, हेडिंग और थिनिंग, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस को 4 से 5 साल बाद उसको कट कर दिया जाता है और उसमें लेटरल आर परमिटेड, लेटरली साइड को ब्रांचेस को मेंटेन किया जाता है, साइड में ब्रांचेस को मेंटेन किया जाता है। जो मैं आपको बोल रही थी, साइड में हम ओपन सिस्टम में कर रहे थे, ठीक है, और लीडर हम सेंट्रल लीडर में मेंटेन कर रहे थे। तो दोनों सिस्टम को हमने जोड़ के मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम बना लिया है। तो ये किन किन पौधों में प्रैक्टिस होता है? एप्पल हो गया, पियर हो गया, चेरी हो गया, प्लम हो गया और गावा में। एप्पल में आपका सेंट्रल लीडर भी होता था, उसमें भी सेंट्रल लीडर होता था, ठीक है। प्लम में मैंने आपको ओपन भी बोला है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम अलग अलग पौधों में ये लीडर सिस्टम यूज कर सकते हैं। बट कमर्शियली का मतलब होता है कि ज्यादातर एप्पल में ये वाला सिस्टम यूज होता है देन दैट ऑफ सेंट्रल लीडर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडिफाई की गई हैं चीजें, यहाँ पे हमने मॉडिफाई किया है उस सिस्टम को, यहाँ पे हमने उस सिस्टम को थोड़ा बेहतर बनाया है। थोड़ा हमने क्या किया है? थोड़ा उस सिस्टम को बेहतर बनाया है। तो ऑब्वियसली हम बेहतर वाले सिस्टम को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है बच्चे। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है। देखो, अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम ब्रांचेस को साइड को मेंटेन करते हैं, साइड को ब्रांचेस को मेंटेन करेंगे तो जो आपका लाइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो आपका लाइट पेनिट्रेशन होगा वो अच्छे से होगा, संतुलित प्रकाश वितरण होगा, संतुलित प्रकाश वितरण आपका यहाँ पे होगा। और बाद में अब देखो, पौधे की हाइट उतनी भी नहीं है तो यहाँ पे प्रूनिंग और हार्वेस्टिंग करना कंपैरेटिवली इजी होगा। कंपैरेटिवली का मतलब होता है, कंपैरेटिवली का मतलब होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम की तुलना में मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम में प्रूनिंग और हार्वेस्टिंग करना आसान होता है, क्योंकि उतनी ज्यादा लेंथ भी नहीं हम एक पौधे को देते हैं जितनी हम सेंट्रल लीडर सिस्टम में देते हैं, ठीक है बच्चे। चलो आगे देखते हैं। अब गले की बैंड बज गई है यार। चलो आगे देखते हैं। डिसएडवांटेजेस, रिक्वायर्ड स्किल्ड ट्रेनिंग। मैंने बोला आपको कि 4 से 5 साल तक हमें उस सेंटर पोर्शन को मेंटेन करना है, उसको बिना काटे हमने उसको ग्रो होने देना है। तो एक प्रॉपर हमें ट्रेनिंग आनी चाहिए, एक प्रॉपर हमें स्किल्ड ट्रेनिंग आनी चाहिए। अर्ली ईयर्स के लिए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग के ईयर में हम 4 से 5 साल तक उस सेंट्रल लीडर को मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आपको ट्रेनिंग करना अच्छे से आना चाहिए स्टार्टिंग वाले ईयर में। अब देखो, स्टिल टॉलर देन ओपन में तो बहुत छोटे प्लांट को लगाया जाता था, ओपन के कंपैरिजन में स्टिल ये टॉलर सिस्टम है, इसीलिए इसमें थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग में थोड़ी बहुत आपकी मुश्किल आने वाली है, थोड़ी बहुत इसमें मुश्किल आने वाली है। आई होप बच्चे इसकी डिसएडवांटेज भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज भी क्लियर हो गई होगी। देखो यहाँ पे एक मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, देखो मैंने आपको बोला बेटा, मैंने आपको बोला क्या, देखो मैंने आपको ये चीजें बोली कि मैंने सबसे पहले सेंट्रल लीडर पढ़ा था, मैंने सबसे पहले आपको सेंट्रल लीडर सिस्टम बताया, जिसमें मैंने आपको बोला कि हम सेंटर को ग्रो सेंटर को हम ग्रो करने देंगे जब तक एक पौधा ग्रो हो सकता है। तो अब जो मैंने फिर ये भी बोला कि जो उसकी ऊपर वाली ब्रांचेस होती हैं वो उसकी नीचे वाली ब्रांचेस पे छाया क्रिएट करेंगी, शेड क्रिएट कर देंगी, जिसमें इन ब्रांचेस में ज्यादा अच्छे फ्रूट हमें नहीं देखने को मिलेंगे। फिर हमने बोला था ओपन और वास्ट शेप, ओपन और वास्ट शेप में मैंने आपको बोला यहाँ पे हम सेंटर को कट कर देंगे और ब्रांचेस को साइड से ग्रो होने देंगे, ब्रांचेस को साइड से ग्रो होने देंगे। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट हो रहा है ये पीछे वाली साइड को, ठीक है, ये पीछे वाली साइड को, ये दो फ्रंट पे है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जब ओपन सेंटर है, जब सेंटर है ही नहीं तो हर ब्रांचेस पे हमारे जो सनलाइट है वो अच्छे से बन रही है, हर ब्रांचेस पे सनलाइट अच्छे
अच्छे से पहुंच रही है, सनलाइट अगर अच्छे से पहुंचेगी तो हर ब्रांच पे अच्छे से खाना बनेगा, हर ब्रांच पे अगर अच्छे से खाना बनेगा तो हर ब्रांच पे अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, तो अच्छी खासी प्रोडक्शन हमें आगे देखने में मिलेगी। फिर मैंने आपको बोला मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, जो इन दोनों सिस्टम को मिला के बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम को किस तरीके से मिलाया है, सेंट्रल लीडर का हमने लीडर रखा है, सेंट्रल लीडर का हमने सेंटर पोर्शन रखा है, 4 से 5 साल तक हम इस सेंटर को ग्रो होने देंगे, उसके बाद हम कट कर देंगे। और ओपन सेंटर का मैंने क्या रखा है, लेटरली मैंने ब्रांचेस को मेंटेन करना है, लेटरली मैंने ब्रांचेस को ग्रो होने देना है। आई होप बेटा आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। मैंने आपको बहुत ही आराम से इजी ब्रीजी मोड में आज पढ़ाया है ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है, ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ट्रेनिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है। हमने इन तीनों सिस्टम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ दी हैं। तो आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेनिंग बताओ, व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज द पर्पस टू डू ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं या ट्रेनिंग में कौन कौन से सिस्टम आ जाते हैं। तो आपको लिखना है ट्रेनिंग का मतलब होता है जुडिशियल रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स, ताकि हम पौधे को एक अच्छी शेप दे सके। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव बता देने हैं। फिर आपको बता देने की टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। सेंट्रल लीडर सिस्टम में ये होता है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेंशन करनी है। फिर आपने बोलना है ओपन सिस्टम ये होता है, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन करनी है। फिर आपने मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम करना है और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन कर देनी है। ठीक है बच्चे, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने ट्रेनिंग के बारे में जाना। कल हम प्रूनिंग के बारे में जानेंगे। प्रूनिंग उतना बड़ा टॉपिक है नहीं वैसे, पर देखते हैं क्या पता कल कोई और टॉपिक में आपका शुरू कर दूं प्रूनिंग के साथ साथ। ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा उसमें वो देख लेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो भी मुझे सजेस्ट कर लेना कि क्या क्या चीजें मैं और कर सकती हूँ आपके लिए। अगर जैसे मैंने आपको बोला था कि हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस अलग अलग रहता है, मैं एक मेजॉरिटी सिलेबस मतलब ऑल ओवर सिलेबस लेके चली हूँ कि ये सिलेबस मुझे पढ़ाना है। अगर कोई टॉपिक मुझसे मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेटा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैडम ये टॉपिक भी इसका है, इसमें ये भी पढ़ा दो। ठीक है, वो तो बाद में बताओगे, अभी बहुत सारे टॉपिक हमारे हैं वैसे। और या तो मेरे टेलीग्राम चैनल है ये एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ डेली पीडीएफ देती हूँ। जो मान लो ये मैंने पढ़ा है तो आज शाम तक मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर लूंगी। ठीक है, और वहां पे भी बच्चे इंटरेक्ट करना है। बीएससी सेमेस्टर वाले बच्चे अभी वहां पे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी होगा, वहां पे पूछ लेना कि मैम ऐसा हो गया, मैम वैसा हो गया, बातचीत करनी है। वैसे पता क्या होता है बच्चे, वैसे कनेक्शन बैठता है। जैसे हमारी इसी चैनल पे सीयूईटी पीजी की भी तैयारी हम करवा रहे हैं, तो कुछ बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन बैठ गया है। हम ऑनलाइन पढ़ाते पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं मतलब उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, मुझे मैं ऐसा लगता है मैं उनसे मिली भी हूँ, उतना वो हो गया है इंटरेक्शन कर करके। या मैसेज आ जाएंगे उनके टेलीग्राम पे कि अच्छा पढ़ाया, जो भी दिक्कतें हैं कि मैम ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हो गया, तो उस तरीके से एक बॉन्ड बन जाता है टीचर और बच्चे के बीच में भी। ठीक है, तो मैसेज करने, कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरी है तुम्हारी, ठीक है, टेलीग्राम पे आओ, वहां पे बोलो मुझे, यार मैसेज करके बोलो मैम ऐसा है, पीडीएफ चाहिए, ये वो। पीडीएफ वैसे मैं भेज देती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ थोड़ा स्केड्यूल करके। ठीक है, तो वहां पे मुझे बोलना है आपने। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, अपने यार दोस्तों से भी ज्वाइन करवा लेना है और खुद भी तुमने ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस और बीएससी एग्जाम अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। और बेटा बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आने वाली हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी थ्योरी पेपर लिखने हैं, किस तरीके से आपको अपने थ्योरी पेपर लिखने हैं, ताकि आप एक अच्छा स्कोर अपने बीएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कर सको। तो वो बहुत जल्दी कल या परसों तक मैं आपके पास वो वीडियो लेके आऊंगी। तो थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम पे। बाय बाय।